वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 16 अगस्त 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में है। अभी एक आर्टिकल इस पर पब्लिश हुआ था जहां पर जो राइटर हैं वो ये कहना चाह रही थी कि जो अरुणाचल प्रदेश में रिसाइड करने वाले हॉर्नबिल, जो कि एक प्रकार का पक्षी होता है, वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। फॉरेस्ट गार्ड से लेकर ट्राइब्स तक इस पक्षी को भी प्रोटेक्ट करते हैं और नेचर को भी। इसी संबंध में ये आर्टिकल आया था, तो हॉर्नबिल पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम ग्रेट हॉर्नबिल की बात करें तो हॉर्नबिल फैमिली के ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर्स में से एक काउंट किया जाता है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, ये आपको वेस्टर्न घाट में भी मिल जाएंगे। देखिए, इस पक्षी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर होता है इसके बीक के ऊपर पाया जाने वाला एक कैस्क। ये ब्राइट येलो और ब्लैक कलर का होता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, ये आप देख सकते हो, ये इसका कैस्क है। ये कई सारे पक्षियों के सिर पे पाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। वहाँ पर इस पक्षी को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, पूजा की जाती है जो नागा ट्राइब के लोग हैं स्पेसिफिकली उनके द्वारा। ये कल्चरल सिंबल भी है। अगर आप बात अरुणाचल प्रदेश की करें तो वहाँ पर जो नीशी कम्युनिटी के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं ग्रेट हॉर्नबिल को। ये अरुणाचल प्रदेश और केरला का स्टेट बर्ड है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN की लिस्ट में ये वल्नरेबल है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। इनको यूजुअली इनके केस के लिए जान से मार दिया जाता है, जो बीक के ऊपर का हिस्सा होता है, कई बार इनके पंखों के लिए भी। इन्हें इनके मीट और इनके शरीर के कई सारे अन्य हिस्सों की मेडिसिनल वैल्यू के नाम पर मार दिया जाता है। ये इनकी संख्या के कम होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। ऐसे पक्षियों पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 2016 में यूपीएससी प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस हिस्से में आपको नेचुरल हैबिटेट में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मिल जाएंगे। आपके पास 4 ऑप्शंस थे, इसमें सही जवाब डी है। ये आपको वेस्टर्न घाट में मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी इन रूल्स को नोटिफाई किया है। ये 2016 के जो रूल्स हैं उनको अमेंड करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी बना रही है। इस रूल के तहत मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और यूज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया जाएगा 1 जुलाई 2022 के बाद। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो पानी की बॉटल होती है, स्ट्रॉ होता है, आप उसे एक बार यूज़ करके फेंक देते हो, फिर उसका कोई काम नहीं है, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। घर में आप बाल्टी यूज़ करते हो प्लास्टिक की, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं है, आप उसका कई बार इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर जो बैन लगाने की बात की जा रही है दैट इज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। ये ऐसी कम्युनिटीज़ पर इस्तेमाल नहीं होगा, चाहे वो सिंगल यूज़ ही क्यों ना हो, जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने हो। कंपोस्टेबल प्लास्टिक देखिए रिन्यूएबल मटेरियल से बनाया जाता है, लाइक कॉर्न एंड पोटैटो, वो डिग्रेड हो जाता है, तो उससे हमें दिक्कत नहीं है। हमें उस प्लास्टिक से दिक्कत है जो हम एक ही बार यूज़ करते हैं, वो डिग्रेड नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। देखिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 आए थे। इसमें प्रोहिबिट कर दिया गया था मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और यूज़ कैरी बैग्स को। आप सोचेंगे कि कैरी बैग्स तो हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के कैरी बैग्स। नहीं, सारे नहीं। वो कैरी बैग्स बैन कर दिए गए थे जिनकी मोटाई, थिकनेस 50 माइक्रोन से कम हो। मतलब 50 माइक्रोन से अधिक थिकनेस वाले प्लास्टिक बैग्स अभी यूज हो रहे हैं, उससे कम वाले नहीं। हम इनकी मोटाई को और बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। 30 सितंबर 2021 के बाद जो मोटाई होगी प्लास्टिक बैग्स की, उसे कम से कम 75 माइक्रोन रखना होगा और 31 दिसंबर 2022 के बाद इन्हें बढ़ाकर 120 माइक्रोन करना होगा। अब ऐसा करके हमें क्या मजा आएगा? देखिए, बात मजे की नहीं है। बात यह है कि अगर प्लास्टिक मोटा हो तो रिसाइकिल करना आसान होता है, उसे कलेक्ट करना आसान होता है, उसका थोड़ा वेट होता है, तो जो रैक पिकर्स होते हैं वो भी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं तो वो छोड़ देते हैं, वो प्लास्टिक बैग नहीं उठाते। इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट के लेवल पे स्टेट पोल्यूशन बॉडीज। अगर कोई बैन को वायलेट करता है, फॉलो नहीं करता, तो पेनल्टी वगैरह के जो प्रावधान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में किए गए हैं वो एप्लीकेबल होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में है। शॉर्ट में आप इसे ONDC बोल सकते हैं। अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक मीटिंग को चेयर किया जिसमें इस मुद्दे पर बात हुई। देखिए, ONDC इनिशिएटिव है DPIIT का,
यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का। अब मामला क्या है, पहले हमारी इस पर चर्चा हुई है, वैसे काफ़ी लंबे समय से फ्लिपकार्ट, अमेजोन और कई सारे जो डोमिनेटिंग ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर कंप्लेंट्स आती रही है कि ये कुछ प्रोडक्ट्स को और एसोसिएटेड कंपनीज को चूज कर लेते हैं, उनके साथ कोलैब करके ये उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, हाइप करते हैं। इससे बाकी के जो सेलर्स हैं उनका प्रोडक्ट तो जो कस्टमर है उसको दिखता ही नहीं है। इससे दो नुकसान होते हैं, जो बाकी की कंपनीज हैं वो लॉस में जाती हैं, जो इतनी बड़ी नहीं कि इन प्लेटफॉर्म्स के साथ कोलैब कर सके। दूसरा, हमारी और आपकी चॉइस भी तो प्रभावित होती है ना। मे बी उनके पास बहुत अच्छा सामान है और इनकी तुलना में सस्ता है, लेकिन हमें वो दिखता ही नहीं, तो हम कंपेल होते हैं कि हम एक महंगा सामान खरीदें जो कि हो सकता है उससे कम क्वालिटी का हो, पॉसिबिलिटी है, तो हमारी चॉइस भी लिमिट होती है। अगर ये एंटिटीज मोनोपोलाइज करती हैं ऑनलाइन शॉपिंग को तो, या फिर ऑनलाइन कॉमर्स को, तो पूरी दुनिया में ये अपने प्रकार का पहला इनिशिएटिव है जहां पर हम डिजिटल कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करने वाले हैं। अब हम एक ओपन नेटवर्क बनाएंगे, ये बिल्कुल यूपीआई की तरह होगा, लाइक आप इसका इस्तेमाल करके किसी भी तरीके का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही सभी प्रकार के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होंगे और जो कमर्शियल एंटिटीज होंगी उन्हें खुद को ओएनडीसी के साथ एसोसिएट करना ही होगा। और एक बार वो ओएनडीसी के साथ एसोसिएट हो गए तो फिर कौन सा प्रोडक्ट्स किस तरीके से शो किया जाएगा, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होगा। ये ओएनडीसी ओपन सोर्स के तहत रैंडमली करेगा। इससे जो भी सेलर्स होंगे या बायर्स होंगे उनके लिए सभी चीजें विजिबल और ट्रांजैक्ट होंगी बिल्कुल ओपन नेटवर्क में, इस प्लेटफॉर्म पे। फिर इसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन या चैनलाइजेशन नहीं किया जा सकेगा। ओएनडीसी एक प्रकार से ओपन नेटवर्क को प्रमोट करेगा। ओपन सोर्स्ड मेथोडोलॉजी है, ओपन स्पेसिफिकेशन है, ओपन प्रोटोकॉल है। कुल मिला के कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, वो इसे अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगे। ओएनडीसी का ये एक्सपेक्टेड है इसके बनने के बाद कि ये पूरे वैल्यू चेन को डिजिटाइज कर देगा, ऑपरेशन स्टैंडर्ड हो जाएंगे, सप्लायर्स का इंक्लूजन और बेहतर होगा, हम अच्छी इफिशियंसी अवेल कर पाएंगे और कंज्यूमर्स को भी बढ़िया चॉइस मिलेगी। ओएनडीसी प्राइमरली फोकस करेगा कि देखिए इससे किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी प्रभावित ना हो और डेटा प्राइवेसी भी बनी रहे। ये आईटी एक्ट ऑफ 2000 को फॉलो करेगा और जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी प्रपोज्ड है, अगर वो कानून बन जाता है तो उसे भी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा फॉलो किया जाएगा। इस संबंध में एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी जुलाई में सेंटर के द्वारा। वो गाइड करेगी और मेंटोर करेगी कि किस प्रकार से इस पूरे प्लेटफॉर्म की डिजाइन तैयार की जाए और इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो इस संबंध में और जानकारी जल्दी हमारे सामने आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गजनवी मिसाइल के बारे में है। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे इन्होंने नाम दिया है गजनवी। देखिए, गजनवी एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है इंडिया में, जिसने इंडिया को लूटने के दृष्टिकोण से कई बार अटैक किया। तो आप बताइए कि इसने कब से कब इंडिया को अटैक किया और कितनी बार अटैक किया। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गजनवी मिसाइल की बात कर लेते हैं। सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पाकिस्तान की जो एंटिटी है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, उसने डेवलप किया है। ऑपरेशनल रेंज इसकी 290 से 320 किलोमीटर है। इसके पहले का जो वर्जन था वो पाकिस्तान की आर्मी के स्ट्रेटेजिक कमांड को 2004 में मिल गया था। इसके पहले इन्होंने शाहीन 3, बाबर क्रूज मिसाइल और फतेह 1 भी लॉन्च किया था। देखिए, चूंकि एनवीटी है हमारी पाकिस्तान के साथ और एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट भी हमें रहता है, तो उनके पास कौन से हथियार हैं उसकी थोड़ी बहुत जानकारी तो हमें ज़रूर से रहनी ही चाहिए। बात अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की करें तो ये रॉकेट प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम है, जहां पे हम बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल करते हैं पेलोड को डिलीवर करने के लिए। लाइक कुछ इस तरीके से ट्रेजेक्ट्री होती है, प्री स्पेसिफाइड टारगेट होता है जिसे ये हिट कर देते हैं। ये कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोजिव्स भी ले जा सकते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर न्यूक्लियर म्यूनिशंस भी कैरी कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन, आईसीओसी, जिसे आज आप हेग कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन HCOC के नाम से पुकारते हैं। ये एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव है जो प्रयास करता है कि दुनिया भर में बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रसार को कम किया जाए, उनके इस्तेमाल को कम किया जाए। इंडिया इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। MTCR की बात करते हैं तो MTCR को 1987 में स्टैब्लिश किया गया था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये भी बैलिस्टिक मिसाइल और बाकी के अनमैन्ड डिलीवरी सिस्टम्स को लिमिट करने की कोशिश करता है, जिनके जरिए केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर अटैक्स किए जा सकते हैं। इंडिया ने भी MTCR को ज्वाइन कर लिया है। इंडिया के पास भी कई प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लाइक अग्निपी मिसाइल, शौर्य मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल और धनुष। देखिए, यूपीएससी ने 2018 में ये प्रश्न पूछा था थार्ड के बारे में। इससे ये स्पष्ट है कि यूपीएससी आपसे सिर्फ इंडिया के डिफेंस सिस्टम के बारे में सवाल करे, ये जरूरी नहीं। वो दूसरे देशों का भी जो डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में आपसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं।
वैसे इसका जवाब है एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक के बारे में है। इसे आप गरुड़ भी कह सकते हैं। बिहार ने डिसाइड किया है कि वो इन पर एक जीपीएस ट्रैकर लगाएंगे ताकि इनके मूवमेंट को मॉनिटर करके इन्हें कंजर्व किया जा सके। ये मेनली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं और कुछ मोस्ट थ्रीटेंड स्टॉक की स्पीसीज में से एक है। इनके 3 ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, एक तो कंबोडिया में है, 2 भारत में है। भारत में इनका ब्रीडिंग ग्राउंड आसाम और बिहार है। तो बिहार की सरकार प्रयास कर रही है इनको कंजर्व करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 4 में है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ ये एक रिलीजियस आइकॉन भी है। सिमिलरली ये इसके अतिरिक्त ये फार्मर्स को भी हेल्प करता है। ये रैट्स को और बाकी फार्म पेस्ट को मार देता है। काफ़ी थ्रेट है इनको। इनकी संख्या पूरी दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 800 से 1200 के बीच है, लगातार कम हो रही है बिकॉज ये कई सारी चीज़ें खाते वक्त प्लास्टिक को खा जाते हैं जिससे इनकी मौत हो जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निंगबो पोर्ट के बारे में है। चाइना ने अभी कोविड-19 के केसेस के बढ़ने की वजह से जो उनका सबसे बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है निंगबो पोर्ट, जो इनके ईस्टर्न पार्ट में यहां पर सिचुएटेड है, आप मैप में देख सकते हो, इसे अभी बंद कर दिया है। ये चाइना का 1/4 कंटेनर कार्गो हैंडल करता है, तो काफी सिग्निफिकेंट पोर्ट है। हो सकता है यूपीएससी आपसे कभी पोर्ट्स को मैच करने के लिए कहे, उसमें कुछ प्रोमिनेंट हो, ग्वादर हो और हम्बनटोटा हो। सिमिलरली उसमें एक ऑप्शन वो निंगबो भी दे दे बिकॉज ये न्यूज में है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये कहाँ है, इसलिए इसको भी जानते रहिए। तो अब आइए एक रिवीजन कर लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल केरला में सेलिब्रेट करते हैं, बर्ड हॉर्नबिल के नाम पर है, गलत है। ये हम नागालैंड में सेलिब्रेट करते हैं, तो ये वाला तो गलत हो गया। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 ये सही है। निंगबो पोर्ट श्रीलंका नहीं, चाइना, ये तो गलत हो गया। MTCR 1962 में स्टैब्लिश किया गया था, गलत है। 1987 था और इंडिया इसका मेंबर भी है। गरुड़ा ये तो सही है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। इस सेशन की PDF आपको ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद।